हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम सीटेट जुलाई 2019 का पेपर 1 सॉल्व करेंगे और सीडीपी के वो क्वेश्चंस देखेंगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनसीएफ 2005 से पूछे जाते हैं। हमने एक सीरीज़ चलाई थी जिसमें हमने एनसीएफ 2005 के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको समझा था। उसके बाद फिर हम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं ईयर वाइज। जो हमारा सीडीपी के जो क्वेश्चन पेपर है ना, पिछली वीडियोस में हमने दिसंबर 2019 का पेपर 1 एंड पेपर 2 सॉल्व किया था, जुलाई का भी पेपर 2 सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो में हम पेपर 1 सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस तरह से ये सीरीज़ चलती रहेगी। अब आप क्या करना, अगर आपके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है तो आप पॉज करके आंसर खुद से देने की कोशिश कर सकते हैं। रीज़न आउट करिए कि क्यों ये आंसर सही है, क्यों ये ऑप्शन सही है और बाकी ऑप्शंस गलत हैं, तो जिससे आपको क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट की। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रंस टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स। तो टीचर किस तरह से बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर्स बना सकती है। सबसे पहले तो आपको इसका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्वर्स क्यों होना चाहिए बच्चों को। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, ये तो अभी हम क्योंकि हम एज अ टीचर बात करें, लेकिन हर एक इंडिविजुअल को प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि लाइफ की हर सिचुएशन में, हर कॉन्टेक्स्ट में कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो प्रॉब्लमेटिक हो। तो कई बार क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल है तो वो प्रॉब्लम में, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उसके सामने, तो वो बजाय उसको सॉल्व करने के दे टॉक्स अबाउट प्रॉब्लम मोर। ओके, तो प्रॉब्लम के बारे में बात करना जो भी इंडिविजुअल है वो ज़्यादा प्रेफर करता है बजाय उसको सॉल्व करने के, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाती। ओके, तो ये डिसाइड करना है कि प्रॉब्लम टॉकर्स बने बच्चे या फिर प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने। ओके, तो इसमें टीचर का क्या रोल हो सकता है। टीचर क्या कर सकती है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है आंसर करने के लिए, जो सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में जो प्रोवाइडेड हैं। ओके, या फिर उनको रोट मेमोराइजेशन पे एम्फेसाइज कर सकती है, जो भी बुक में इंफॉर्मेशन गिवन है उनको इनकरेज कर सकती है कि वो गैस करें। ठीक है, सॉल्यूशन निकाले प्रॉब्लम के, मल्टीपल सॉल्यूशन लेकर के आए। एक प्रॉब्लम है तो किस किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में। अगर आप ऑप्शन ए बी डी देखेंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये तीनों क्या है। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ये रूट मेमोराइजेशन की बात कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखने की बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी बुक में है। तो इससे कहीं भी बच्चे की थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, वो सोचेगा नहीं कुछ नई चीज़, है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो बच्चा उसके सॉल्यूशन निकाले, गैस करे। इंट्यूटिव गैस के बारे में हमने अपनी हर वीडियो में बात करी और एनसीएफ 2005 में भी इसकी बात करी थी। जब बच्चा गैस करेगा ना तो उसकी एबिलिटी बढ़ेगी सोचने की। ओके, और फिर वो मल्टीपल सॉल्यूशन निकालेगा प्रॉब्लम के। ओके, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है, यूज़ ऑफ मैथड्स वेयर लर्नर ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इन एन एग्जाम्पल ऑफ। वो मेथड कौन सा कहलाता है जहाँ पर बच्चे खुद अपने एफर्ट्स इनिशिएटिव लगाते हैं, है ना। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है, तो यहाँ पर लर्नर खुद इन्वॉल्व है। तो ये कौन सी चीज़ होती है जहाँ पर लर्नर खुद इन्वॉल्व होता है, तो लर्नर सेंटर्ड मेथड। ये तो इजी क्वेश्चन था। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव, इससे रिलेटेड तो हर आपको क्वेश्चन पेपर में, हर ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको दिख जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा अगर आप मेरी पिछली वीडियोज़ देखते हुए आए हैं तो। कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम के अकॉर्डिंग, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग क्या है। तो ये तो बिल्कुल एनसीएफ 2005 से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो हमने बात करी थी लर्निंग क्या है, एक्टिव है। एक्टिव क्यों है इसके बारे में भी बताया था मैंने आपको। एक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें जो बच्चा है, जो लर्नर है, वो उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। और सोशल इसलिए है क्योंकि बच्चा यहाँ पर कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव लर्निंग से सीखता है। ओके, मल्टीपल व्यू शेयर करके सीखता है एक दूसरे से। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है, अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मुझे लगता है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे भी आपको हर वीडियो में क्वेश्चन देखने को मिल ही जा रहा है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है, जहाँ पर जो बच्चा है ना, वो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है उसका। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करता है, जिसमें जो बच्चा है उसको सेंटर में रख करके चीज़ें की जाती है, उस पर ज़्यादा फोकस होता है। तो यहाँ पर बच्चा क्या होता है, एक्टिव एक्सप्लोरर होता है, एक तरह से आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो बी यहाँ पर बिल्कुल सही है।
फिफ्थ क्वेश्चन है चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन, बच्चे कब इफेक्टिवली सीखते हैं एक तरह से, तो जब वो फैक्ट्स को मेमोराइज करते हैं, तो बिल्कुल गलत ये चीज़। कॉपी करते हैं जो भी आंसर्स हैं जो ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने लिख दिया बस उसको कॉपी कर दिया, तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। या फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग टास्क में, या फिर टीचर उनको कंट्रोल करता है जो भी चीज़ वो क्लास में कर रहे हैं। तो टीचर अगर किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है ओवर द मतलब पूरा बच्चों को कंट्रोल कर रहा है अपने अकॉर्डिंग, तो ये तो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच हो गया ना एक तरह से, अगर आपको इस ऑप्शन में कन्फ्यूजन थी भी तो। ठीक है, तो सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, आपको वैसे भी क्लियर होगा क्योंकि फोकस किस पे है हमारा, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे, तो और उसको सी ही फॉलो कर रहा है। ओके, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो क्वेश्चन सारे सिमिलर ही लगते हैं, इसमें इतने हार्ड नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि कैसे क्वेश्चन, इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चंस इन द क्लास, चिल्ड्रन को क्लास में क्वेश्चंस के लिए डिस्करेज किया जाना चाहिए, अलाउ किया ही नहीं जाना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, या फिर एनकरेज करना चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर शुड, टीचर को प्रमोट करना चाहिए स्टूडेंट्स को जो भी अलग अलग कल्चर्स के हैं, इग्नोर कर देना चाहिए जितने भी कल्चर। अब ऐसा तो नहीं है ना, क्लासरूम है वहाँ पर हर कल्चर का बच्चा होगा, है ना, एक इंक्लूसिव क्लासरूम को लेकर के हम चले तो क्लासरूम में हर तरह का बच्चा दिखेगा। ओके, कोई अलग कम्युनिटी से होगा, किसी का रिलीजन अलग होगा, किसी का बैकग्राउंड अलग होगा, किसी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अलग होगा, किसी का कल्चर अलग होगा, है ना, तो डाइवर्सिटी होगी क्लास में। तो टीचर को उसको इग्नोर कर देना चाहिए या फिर कम्युनिकेट करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए जितने भी कल्चर्स हैं क्लासरूम में, या फिर मैक्सिमाइज कर देना चाहिए जो भी कंपैरिजन है, कि कंपेयर करवा दिया बच्चों को कि ये इस कल्चर का है तो ये बेटर है, ये इस कल्चर का है तो ये बेटर है। ओके, तो ये चीज़ है कंपैरिजन। तो हमारा ऑप्शन आपको क्लियर हो ही गया होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, टीचर को हर कल्चर को रिस्पेक्ट करना है, और यही बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कही गई है और उसी को ही फॉलो किया जाता है स्कूल में भी। फिर नेक्स्ट है असेसमेंट, असेसमेंट के बारे में भी हमने बात करी है ऑलरेडी। क्या ये असेसमेंट जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए, या फिर सिर्फ मार्क्स के लिए किया जाना चाहिए, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टास्क के लिए टास्क पे बेस्ड होना चाहिए, या फिर इसको एक सेपरेट एक्टिविटी की तरह लेना चाहिए। तो हमने बात करी थी असेसमेंट फॉर लर्निंग की और असेसमेंट ऑफ लर्निंग की। ठीक है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग पे हमारा फोकस होता है, एनसीएफ 2005 किस पे फोकस करने के लिए बोलता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए असेसमेंट हो। अगर लर्निंग बच्चे की हो गई है उसके बाद हम उसको असेस कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा उसका, तो वो टाइम तो निकल गया ना बच्चे का। तो जब लर्निंग पीरियड चल रहा है उस दौरान हम बच्चों को असेस कर सकते हैं, मतलब कि हम डे टू डे ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चों को असेस कर सकते हैं, है ना, उनसे क्वेश्चनिंग के थ्रू, उनको ऑब्जर्व करके, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसका नोट बना करके कि बच्चा कितना ज़्यादा एक्टिव है क्लास में, है ना। तो ये असेसमेंट जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही पार्ट होना चाहिए, इसको अलग से लेकर के नहीं चलना होता, जैसे कि ट्रेडिशनल क्लासरूम में यही तो होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स, कौन सा नहीं है जिसमें मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती है। ओके, तो रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन, या मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, मेमोराइजेशन, किसी भी चीज़ को अगर हम मेमोराइज कर रहे हैं, मतलब याद कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेमोराइज कब करते हैं, जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती। अगर हमें कोई चीज़ नहीं क्लियर है तो हम उसकी रिपीटिशन कर सकते हैं, उसको समझने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये नहीं है कि बच्चा उसको रोट मेमोराइज कर ले, याद कर ले। ओके, तो वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को फीड करना होता है। तो ए और डी में अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो भी रहा होगा तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, तो डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है, ये एक मीनिंगफुल लर्निंग प्रोसेस नहीं होता। क्वेश्चन है इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डैश द एक्सपीरियंसेस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग्स विद हर। अब ऐसा है, ऐसा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में माना जाता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू में माना जाता है दैट द चाइल्ड इज़ नॉट अ ब्लैंक स्लेट। ये आपको क्लियर होना चाहिए
जैसे कि ट्रेडिशनल क्लासरूम में इस तरह से माना जाता था कि बच्चों को कुछ नहीं आता और टीचर ही है, जो भी है टीचर ही है, वही सिखाएगी बच्चे को। ऐसा नहीं होता है, और ये चीज़ आपने देखी भी होगी। अगर आप बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे तो वो ब्लैंक स्लेट नहीं होते, उनके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं इन द कंक्रीट फॉर्म। ओके, अब कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ कैसे लेकर के जाना है, वो स्कूल में प्रोसेस होता है, टीचिंग लर्निंग। तो जब क्लासरूम में बच्चा एक्सपीरियंसेस लेकर के आता है तो टीचर को उस समय पे क्या कर देना चाहिए, उसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, डिनाई कर देना चाहिए, ये तीनों वर्ड तो सेम ही है ना, या फिर बिल्ड ऑन करना चाहिए, या फिर उन एक्सपीरियंसेस का यूज़ करके उसकी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, न्यू नॉलेज को कनेक्ट करके। ओके, तो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो मतलब कॉन्सेप्ट एक ही है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है। अब रिलेट कर पा रहे हो? मेरा जो मेन मोटिव है ना यहाँ पर, कि किस तरह से कॉन्सेप्ट को आपको रिलेट करना है। आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर सेम ही लग रहे होंगे, जबकि ये एक ही क्वेश्चन पेपर में आया है ये सारा। ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर चिल्ड्रंस एरर, बच्चों की जो गलतियाँ होती है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आया है। तो हमने एनसीएफ 2005 में भी इसके बारे में बात करी थी कि जो बच्चों की गलतियाँ होती है ना, शुड बी इमीडिएटली उनको करेक्ट कर देना चाहिए तुरंत के तुरंत, ठीक है, या उनको बोलना चाहिए कि इसको करेक्ट करो और रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, या फिर एक लर्निंग का पार्ट लेकर के चलना है उनको इंसाइट देनी है, अपनी थिंकिंग में रिफ्लेक्ट करे वो अपनी गलतियों में कि कहाँ उनकी गलतियाँ हुई है, ठीक है, वो सोचे उसके बारे में। बच्चों की जो गलतियां हैं, सी ऑप्शन में बोला है इनसिग्निफिकेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, मतलब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, होनी नहीं चाहिए गलतियां बच्चों से। चिल्ड्रंस एरर रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रंस आर, या फिर ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर दी है तो बहुत ही अजीब सा है कि बच्चे केयरलेस हैं, है ना। पहले ट्रेडिशनली तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, इसी के बेसिस पे तो बच्चों को ट्रीट किया जाता था कि तुम कितने केयरलेस हो, तुमसे गलतियाँ हो जाती है। और आज हम बोल रहे हैं कि इस ऑप्शन को यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, जबकि हमें पता है अब ये चीज़ ना यहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इन चीज़ों को हमें क्लासरूम में लेकर के भी जाना चाहिए। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर इतने आइडियल क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग उससे सीटेड में, तो इसको क्लासरूम में जब हम प्रैक्टिकली, जब हम रियल लाइफ में इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों को हम भूल जाते हैं। जबकि जो बच्चों की गलतियां हैं ना, वो एक पार्ट है लर्निंग का। अब तो हम अडल्ट हो गए तो अब ये चीज़ें हमें ज़्यादा क्लियर होती हैं। जितनी भी हमने पास्ट में मिस्टेक्स करी हैं, अगर उन मिस्टेक से हमने सीखी हैं तो दे आर द ब्लेसिंग फॉर अस, है ना। होता है अपने कई बार ऐसी चीज़ें होंगी जो गलत हुई है पास्ट में, लेकिन आज उसका मतलब समझ में आता है कि वो कितना इम्पॉर्टेंट था, जो सीख हमें वहाँ से मिली। तो ऐसे ही बच्चों के साथ होता है, जब बच्चे गलतियाँ करेंगे तो उनको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है, क्यों हुई है, वो सोचेंगे उसके बारे में, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगा, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इंक्रीज होंगी उनकी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं साथ साथ में। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है। ख़त्म है ये आज की जो वीडियो है, उसमें सिर्फ 11 ही क्वेश्चन थे, तो सारे क्वेश्चन मैंने खुद ही सॉल्व कर दिए आज, वरना मैं हर बार आपको देती हूँ कि आप ये खुद से सॉल्व करिए। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, हमने 2019 के दिसंबर का भी और जुलाई का भी दोनों पेपर सॉल्व कर लिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों। और आप अगर प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, क्योंकि एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें चल रही हैं। और कई बार मुझे नहीं पता चलता कि मतलब कौन मेरी वीडियो देख रहा है और किस तरह के उसके क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है या अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो मतलब इस टीचिंग फील्ड से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसका रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। टिल देन, बाय बाय।